जॉन स्टुअर्ट मिल, आप लोगों ने अक्सर उसका नाम तो सुना ही होगा। अक्सर जब लोग उसका नाम या उसका जिक्र सुनते हैं तो उनके जहन में ये बात आती है कि यूटिलिटेरियनिज्म, और ये बात आती है कि ही इज़ मेनली अ पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड ही इज़ वन ऑफ द मेन फिलोसोफर्स जो कि लिबरलिज्म के ख्यालात को एक्सप्लेन करता है। सो जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जो मेन इंप्रेशन है वो यही है कि ही इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसोफर और एन एथिकल फिलोसोफर। इसलिए यू माइट बी सरप्राइज्ड टू डिस्कवर इन फैक्ट कि उसकी जो किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो इंतहाई अहम किताब थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब। यू ऑलरेडी नो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स एज फार एज लिबरलिज्म इज कंसर्न्ड, एंड आर्ग्यूबली 19th सेंचुरी और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स। स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी भी यही कह रहा है। मगर यू माइट नॉट नो कि इसकी जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी was one of the most widely read of all books on economics in the period and dominated economic thinking for at least till the publication of Alfred Marshall's book Principles of Economics. और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी टेक्स्ट बुक थी from 1848 when it was published all the way till 1919. जॉन स्टुअर्ट मिल को मैं समझता हूँ एक तरह से ये एजाज है कि भाई उसने एक से ज्यादा फील्ड के अंदर उसका इतना इन्फ्लुएंस नजर आता है। इकोनॉमिक्स में भी नजर आता है, फिलोसफी में भी नजर आता है, उसका पॉलिटिक्स में भी नजर आता है। It's quite a remarkable thinker that way. But very briefly, he fell in love with Harriet Taylor, who also introduced him to other ideas, and later on in life, उसकी inclination और ज़्यादा socialism की तरफ भी होती चली गई। But it was a very liberal kind of socialism, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में explain करूँगा। अब मिल हमें ये कहता है कि देखें जी, जहाँ तक प्रोडक्शन का ताल्लुक है तो प्रोडक्शन तो अपने नेचुरल साइंटिफिक लॉज को obey करेगी। कि मिसाल के तौर पे कोई एग्रीकल्चर किया है तो ऑब्वियसली जो उसके ज़मीन की अपनी क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से ग्रोथ होगी या नहीं होगी एंड सो ऑन। या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेटल्स के साथ काम करें, जिस भी चीज़ के साथ काम करें, इट विल ओबे साइंटिफिक लॉज। मगर जहाँ तक ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन का तो कहता है दिस इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ चीज़ें जो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है उनको तो लॉज ऑफ नेचर आपको समझना ही है, मगर कुछ कवानीन है, इकोनॉमिक्स के लॉज जो हैं वो लॉज हैं जो हमने खुद बनाए। तो वी कैन चेंज दोज, or we can change the way that the economy works. These are human institutions. So we have to understand कि जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसके नतीजे में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो क्या हो रही है और उस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दैट इज रियली द टास्क ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले वो बात शुरू करता है वेजेस से। कहता है देखिए जी, वेजेस आर रेगुलेटेड बाय टू थिंग्स, नंबर 1 कंपटीशन और नंबर 2 कस्टम। मगर कस्टम का इतना अहम किरदार नहीं जितना कंपटीशन का अहम किरदार है, यानी डिमांड एंड सप्लाई। आप और करेंगे तकरीबन जितने इकोनॉमिस्ट आप पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे तो वो बहरहाल वेजेस के अंदर कस्टम को शामिल जरूर करते हैं। उसकी वजह यही है कि दे नो कि कल्चरल लेवल जहाँ पे मुख्तलिफ हैं कल्चरल लेवल्स, वहाँ पे जो मिनिमम वेज लोग एक्सेप्ट करते हैं वो फर्क है। इंग्लिश लोगों के लिए और है, स्कॉटिश लोगों के लिए, आयरिश लोगों के लिए और है, इंडिया के अंदर और एंड सो ऑन। सो ही सेज ठीक है, वेजेस आर डिटरमाइंड बट मेनली बाय डिमांड एंड सप्लाई, नॉट सो मच बाय कस्टम, बट कस्टम ऑल्सो प्लेज सम रोल इन। कहता है डिमांड एंड सप्लाई को और तरह से अगर आपने बोलना है तो डिमांड फॉर लेबर जो है इज बेसिकली जस्ट कैपिटल। जितना कैपिटल होगा उतनी डिमांड फॉर लेबर पैदा होगी। और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? पॉपुलेशन। मगर थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको, पॉपुलेशन में बच्चे तो नहीं शामिल करेंगे, बूढ़े लोग तो शामिल नहीं करेंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हुई? पॉपुलेशन उन लोगों की हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर रेडी टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क। और डिमांड फॉर लेबर भी थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि जब आप सिर्फ कहेंगे कैपिटल तो इट्स नॉट द होल ऑफ कैपिटल। कुछ हिस्सा कैपिटल तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि मशीनरी खरीदी जाए। पार्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स सर्कुलेटिंग कैपिटल। एक है वो कैपिटल जिसे आप मशीनरी खरीदते हैं, जिसको एडम स्मिथ फिक्स्ड कैपिटल कहता है, और एक वो हिस्सा है कैपिटल का जिससे आप लेबर खरीदते हैं, और वो है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सो डिमांड फॉर लेबर इज डिटरमिन्ड बाय circulating capital. So wages cannot rise without changing the demand and supply of labor. That's very clear. And demand for labor again is what? Circulating capital, and supply of labor is what? The working age population. Next, he takes us to the international market and to international exchange and trade. He says देखें domestic market के अंदर तो principle हमने establish कर लिया और वो correct है, और कई economists ने पहले बात की कि domestic market में दो जो products हैं उनकी जो cost of production है वो equalize होगी। ठीक है, यानी कि प्राइस उस लेवल पे आएगी जिसमें कि द क्वांटिटीज दैट आर बीइंग एक्सचेंज्ड, उन क्वांटिटीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वलाइज होगी, टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट। ठीक है, मिसाल तौर पे अगर दो ये चीजें आप ले रहे हैं और एक कोई और चीज ले रहे हैं, तो उन दो चीजों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इस एक चीज की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जब बराबर होगी तो वो प्राइस डिटरमिन करेगी, यानी कि उसके दो के इसके एक होंगे, यानी कि इसकी प्राइस जो है वो आधी होगी और उसकी डबल होगी एंड सो। कहता है मगर दिस डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंटरनेशनल ट्रेड. In international trade, the value of a thing in any place depends on the cost of its acquisition in that place.
which in the case of an imported article means the cost of production of the thing which is exported to pay for it. यानी कि जो चीज मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उससे मैंने वो चीज खरीदनी जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, उस पैसे से वो चीज खरीदनी जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। आए इसी आइडिया को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। पहली बात तो ये कि मिल इज वेरी मच एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट ऑफ रिकार्डो व्हिच इज द आर्गुमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड एज फार एज द आर्गुमेंट इज कंसर्न इसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है। सिट्रस पैरेबस यानी कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द आर्गुमेंट इज ट्रू विद इन द फ्रेमवर्क इन व्हिच इट इज सेट, यानी कि उसकी अगर assumptions ट्रू मान ले आप तो कंक्लूजन्स ट्रू निकलती हैं। ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है कि फर्ज करें एक कंट्री है फ्रांस, एक कंट्री इटली, और पहले वो कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं करते, वो सेल्फ सफिशिएंसी पे चलते हैं। एक वर्कर 6 वाइन्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा वर्कर 6 वाइन्स प्रोड्यूस करता है और एक वर्कर 5 पिज़्ज़ास प्रोड्यूस करते हैं। आप देखते हैं इटली की तरफ जाते हैं, देखें वाइन प्रोडक्शन में एक वर्कर सिर्फ 2 वाइन्स प्रोड्यूस करता है, फ्रांस में 6 करता है, दूसरा वर्कर भी 2 वाइन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे 6 कर रहा है। मगर जो तीसरा वर्कर वो पिज़्ज़ास बना रहा है, मगर 5 पिज़्ज़ा नहीं बना रहा है, ये ज्यादा पिज़्ज़ा बना रहा है, इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी हाई है, मगर ये 4 पिज़्ज़ा बना रहा है, मगर इसकी रिलेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी टू वाइन ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे आपके ये वाली कंट्री जो है यानी कि फ्रांस, इसे कहेंगे वाइन्स बनाए, और इस वाली कंट्री को कहेंगे सिर्फ पिज़्ज़ास बनाए आप। और रिजल्ट क्या निकलेगा आप देखेंगे कि 6 वाइन बना रहा है, 6 वाइन बना रहा है, 6 वाइन बना रहा है, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो वाइन के हिसाब से वो 6 एक वर्कर जो है 6 वाइन्स बना लेता है। और ये जो है क्योंकि एक वर्कर 4 पिज़्ज़ा बनाता है, ये 4 पिज़्ज़ास बना रहे हैं। अब जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो मामला बना इसमें 12 वाइन्स और 5 पिज़्ज़ास थी, 4 वाइन्स और 4 पिज़्ज़ास थी। अब यहाँ पे देखें कि ये 13 वाइन्स बन गई, ये 7 पिज़्ज़ास आ गए, ये 5 वाइन्स आ गई, 5 पिज़्ज़ास आ गए, यानी कि टोटल स्पेशलाइजेशन के नतीजे में टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, और टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ने के नतीजे में आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं एंड एवरीबॉडी गेट्स अ लिटिल बेटर ऑफ। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मगर अब क्वेश्चन ये है कि चलो उसने वाइन बना ली, इसने पिज़्ज़ा बना ली, तो किस रेशियो में ये दोनों एक्सचेंज होंगे, यानी कि इनकी एक्सचेंज वैल्यू क्या बनेगी, इनकी प्राइस क्या होगी। तो इसका मामला जी ये है, वो कहता है दिस इज डिटर्मिन्ड बाय द हिगलिंग ऑफ द मार्केट। ये ही यूजेस एन एडम स्मिथ की टर्म। हिगलिंग से मतलब यही है कि जो आगे पीछे होगा, जो डिमांड सप्लाई होगी और जो बार्गेनिंग होगी, उसको हिगलिंग कहता है। अब वो कहता है मामला इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ फर्क है कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड में तो कंपटीशन चल रहा है, किसी वक्त भी आप अगर कोई चीज़ महंगी बना रहे हैं तो लोग खरीदना छोड़ देंगे, अगर आप सस्ती बना रहे हैं ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देंगे, जब ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देंगे लोग उस मार्केट में एंटर हो जाएंगे, जब कम लोग खरीदेंगे कैपिटल उस मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। तो ये तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन के नतीजे में इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो रही है, बट इंटरनेशनल ट्रेड में तो ऐसे नहीं हो सकता। उस जमाने में खास तौर पे इट्स नॉट पॉसिबल कि कैपिटल जो है कंट्री से उठ के दूसरी कंट्री में चला जाए, दूसरी कंट्री से उठ के इस कंट्री में आ जाए। अब तो फाइनेंस की वजह से कुछ हद तक पॉसिबल है भी, मगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टाइम इन। सो अब इंटरनेशनल ट्रेड में उस खास तौर पे उस पीरियड के अंदर जो चीज आप दूसरे मुल्क से खरीद रहे हैं उसके पैसे किस तरह आप पूरे करेंगे, वो पैसे गोल्ड की शक्ल में आपने अदा करने हैं, तो वहीं से पूरे होंगे जहां जब आप उनको कोई चीज बेचेंगे तो उसी से आप वो चीज खरीदेंगे, जो उसी पैसे से आप वो चीज खरीदेंगे जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स एक्सपोर्ट्स मस्ट पे फॉर इंपोर्ट्स, सेल्स जॉन स्टुअर्ट मिल। सो द रेट ऑफ इंटरचेंज प्राइसेस विल एडजस्ट सच दैट द क्लॉथ एंड द लिनन विल एग्जैक्टली पे फॉर वन अनदर। जो चीज मैं बेच रहा हूं बैनुल अक़वामी मंडी में, उसी ज़र मुबादला से मैंने जो है वो चीज खरीदनी है इंटरनेशनल मार्केट में जो मैंने इंपोर्ट कर। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान तो डॉलर नहीं फॉर एग्जांपल बना सकता। अब सिर्फ इसमें एक मैं देख रहा हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मगर हम तो पिछले 20 सालों से ट्रेड डेफिसिट में है, तो ये क्या चक्कर है। उसकी वजह ये है कि इज नॉट अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट, कि कोई कंट्री आपको लोन दे सकती है, इंटरनेशनल लोन दे सकती है कि ये लो IMF, ये लो इंटरनेशनल लर्निंग एजेंसी आपको लोन देती है। तो अगर लोन ना हो उसकी वजह से हम इंटरनेशनल डेट में, अगर ये चीज आप ना देखें और उसके बगैर सिचुएशन को देखें तो ही इज नॉट रॉन्ग कि ऑब्वियसली अगर आपके पास डॉलर खत्म हो जाएंगे तो आप चीजें नहीं खरीद सकेंगे, और डॉलर अर्न करने के लिए आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी, उसी से आप खरीदेंगे, राइट। सो दैट्स हाउ इफ वी माइनस क्रेडिट फ्रॉम द सिचुएशन, ऑब्वियसली मैं तभी कोई चीज इंपोर्ट कर सकूंगा जब मेरे पास वो करेंसी होगी जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, वो उसके जमाने के अंदर गोल्ड है और हमारे जमाने के अंदर डॉलर। तो आई हैव टू मेक डॉलर समहाउ इन ऑर्डर टू बाय स्टफ फ्रॉम अब्रॉड। सीधी सी बात है। अब वो डॉलर अगर मैं नहीं कैसे बनाऊंगा, एक्सपोर्ट करके बनाऊंगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करके मैं नहीं बना सकता तो मैं चीज नहीं खरीद सकता। दैट्स बेसिकली द सम टोटल इन दैट पीरियड इफ यू माइनस क्रेडिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहता है अब इस अब जो रेंज है जिसके अंदर ये वेरी होगा कि प्राइस कहां पे सेट होगी, ठीक है। मैंने कुछ चीज आपसे इंपोर्ट करनी है, मैं कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है।
अब इन दोनों की प्राइस कैसे सेट होगी? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं सेट कर रही, डिमांड और सप्लाई से सेट हो रही है, तो बहरहाल डिमांड और सप्लाई की क्या लिमिटेशंस और वेरिएशंस हैं? वो कहते हैं द लिमिट्स विद इन विच दिस वेरिएशन इज कन्फाइंड, यानी कि जिस वेरिएशन के अंदर ये प्राइस घूमेगी डिमांड एंड सप्लाई, आर द रेशियो बिटवीन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द वन कंट्री एंड द रेशियो बिटवीन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द अदर कंट्री। यानी दो कमोडिटीज हैं, उनके जो रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन वन कंट्री और तुम्हारे पास जो उसका रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये अपर और लोअर लिमिट होगी ऑफ व्हेन दे विल बी एक्सचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज अगर आपकी प्राइस इस कदर बढ़ जाए कि उस रेशियो से निकल जाए जिस रेशियो पे मैंने अपनी कंट्री के अंदर वो चीज खरीद सकता हूं, तो फिर मुझे इंपोर्ट करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री से ज्यादा सस्ती वो चीज, इसलिए दैट विल बी द लिमिट ऑन द अपर लिमिट जो वो होगी, और जो लोअर लिमिट होगी वो ऑब्वियसली आपकी तरफ से होगी कि भाई अगर इतनी गिर जाती है प्राइस तो आपको एक्सपोर्ट करने का फायदा कोई नहीं, ठीक है ना। सो दैट विल डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन माई कंट्री एंड इन द अदर कंट्री विल रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will determine the upper and the lower limit, जिसके दरमियान जो है प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। In other words, a country will not import unless it can buy the same commodity cheaper in it, if it can buy the same commodity cheaper in its own market। ठीक है, जाहिर बात है इंपोर्ट करने का फायदा ये होता है कि वो चीज जो मैं बाहर से मंगा रहा हूँ वो मुझे सस्ती मिल जाती है। अगर मैं अपने कंट्री से मुझे सस्ती मिल जाए तो मैं बाहर से क्यों मंगाऊं? It is even possible to conceive an extreme case in which the whole of the advantage resulting from the interchange would be reaped by one party, the other country gaining nothing at all। तो ये भी पॉसिबल है कि एक मुल्क को सारा फायदा हो जाए और एक मुल्क इंपोर्ट कर रहा है मगर उसको इंपोर्ट तकरीबन उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहा है जितनी उसको डोमेस्टिकली पड़नी थी, मगर वो फिर भी इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन के नतीजे में ओवरऑल वेलफेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन अपनी ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज की डॉक्ट्रिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैदावार ज्यादा कर लेंगे, मगर प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, प्राइस आपसे भी मुझे उतनी मिल रही जितनी मुझे अपनी डोमेस्टिक मार्केट से मिल रही। ठीक है, ऐसे भी मुमकिन है मगर ये नहीं कि होता है ऐसे। वो कह रहा है कि इट्स पॉसिबल, थियोरेटिकली पॉसिबल है, ये नहीं कि ऐसे हो रहा है। अजम्पशंस क्या है, क्या जो आपने सवाल किया, अजम्पशंस ये है कि सिर्फ दो कमोडिटीज हैं, दो कंट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में शामिल नहीं कर रहा, और अगरचे वो ये नहीं लिखता मगर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्रेडिट भी नहीं शामिल, कि क्रेडिट पे अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 20 साल तो क्या रिजल्ट निकलना है क्या नहीं निकलना। However, वो कहता है even without these assumptions we can conclude that the exports of each country must exactly pay for the imports। ये इससे आप आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर you have to earn the dollars or the whatever the foreign currency is जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं in order to be able to buy, so you have to export in order to import। Again, ceteris paribus, यानी कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आप क्रेडिट की बुनियाद पे डेफिसिट अगर ना चला सके तब ये पॉसिबल है। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप क्रेडिट चलाते हैं फिर इंटरेस्ट में आपको बाद में अदा भी करना पड़ता है, तो वो उससे और मसला है। तो ये उसकी अजम्पशंस है। कहता है अगर मैं अजम्पशंस को जरा लूसन अप भी कर दूं तो बहरहाल ये चीजें फिर भी कायम रहेंगी। तो क्या नतीजा निकला? पहली बात तो ये पता चली कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है वो क्वांटिटीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वलाइज करके कायम की जाती, ठीक है, मगर इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट प्ले द सेम रोल, इट ओनली प्रोवाइड्स द लिमिट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द लिमिट जिसके दरमियान चीजें वेरी करती रहती हैं, प्राइस वेरी करती है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, बिटवीन दैट दोज लिमिट्स। तो अब ये किस तरफ जाती है, किसके फेवर में जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी? कहता है जो जिसकी कमोडिटीज की हाई डिमांड होगी ना उसके फेवर में जाएगी प्राइस। क्यों? कहता है द कंट्री whose products are in high demand is likely to improve its terms of trade because a country which desires few foreign productions and only a limited quantity of them, while its own commodities are in great request in foreign countries, will obtain its limited imports at extremely small cost, that is in exchange for the produce of a very small quantity of its labor and capital। यानी कि अगर आपकी बड़ी हाई डिमांड है फॉर प्रोडक्ट्स दैट आई मेक, तो फिर मैं अपनी प्राइस थोड़ी बढ़ा भी लूंगा तो आपने फिर भी खरीदना ही खरीदना है, आपने छोड़ना नहीं उस चीज को। और आपसे अगर मैंने थोड़ी सी चीजें मंगानी है, मैं ना भी मंगाऊं तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बड़े आराम से उसको लो प्राइस पे भी खरीद लूंगा। तो इसका मतलब है टर्म्स ऑफ ट्रेड उस तरफ, उस कंट्री के फेवर में जाती, विद इन द लिमिट्स ऑफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस कंट्री के फेवर में जाती जो कंट्री ऐसी चीज बना रही हो जिसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो दुनिया। आप जो चीज मिसाल के तौर पे बनाते हैं पाकिस्तानी, वो कोई बहुत ज्यादा हाई डिमांड की चीज है ही नहीं, इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इन दोज लिमिट्स आपके फेवर में मूव ही नहीं करती और स्टिल एट द लोअर पॉइंट ऑफ दोज टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिस्पाइट द फैक्ट के कंपैरेटिव एडवांटेज से यू आर स्टिल बेटर ऑफ देन यू वर इफ यू डिडंट ट्रेड इंटरनेशनली, बट within that context, within that wiggle room,
you are, because you don't produce something that is of, if you don't produce something of high demand, you don't really necessarily make the best of that opportunity. Mazid वो कहता है, an increase of demand for a country's export in any foreign country enables her to obtain more cheaply even those imports which she procures from other quarters. यानी कि अगर मेरी commodities high demand में है तो मैं फिर दूसरे मुल्कों से भी जो चीजें खरीदूंगा वो भी मैं निस्बतन सस्ती अब खरीदने की कैपेसिटी रखूं. ठीक है. सो कौन सी कंट्री जो है वो बेटर ऑफ होती है इंटरनेशनल ट्रेड में? जो ऐसी चीज बनाए जो हाई डिमांड, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं उसने की, और वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अपने इंटरेस्ट में अपनी तरफ खींच सकती है. जो कंट्री ऐसी कमोडिटी बनाए जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत हाई हो, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अपनी तरफ खींच सकती. ठीक है. क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियोज के दरमियान प्राइस ने वेरी करनी है. किधर प्राइस ने बैठना है इन दोनों के दरमियान? उधर बैठना है, उस तरफ बैठेगी प्राइस जिस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी तो वो उस तरफ जाएगी प्राइस, जैसे डिमांड और सप्लाई में होता है. जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस तरफ प्राइस मूव करेगी. दूसरी बात कि इसको नाम देता है वो इंटरनेशनल रेसिप्रोकल डिमांड. वो कहता है द प्रोड्यूस ऑफ अ कंट्री एक्सचेंजेस for the produce of other countries at such values as are required in order that the whole other export may exactly pay for the whole of her imports. जितना मैंने import करना है वो मैंने export से पैसे देने. All the money earned from exports will be used to pay for all the imports, and this is what we refer to as the principle of reciprocal demand. यानी कि जो मैं चीज बेचूंगा उसी से मैं आपसे चीजें खरीदूंगा. So in a certain sense आप मुझसे अगर चीज डिमांड करेंगे, आप मुझसे खरीदेंगे तो उसी पैसे से फिर मैं आपसे भी खरीदूंगा. तो ये डिमांड हम दोनों की रेसिप्रोकल हो गई इंटरनेशनल अरीना के. अब गौर अगर आप करें यहां पे तो ही इज ऑल्सो मेकिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो ये कहता है कि व्हेन द कमोडिटी इज वन इन जनरल रिक्वेस्ट एंड द फॉल ऑफ इट्स प्राइस ब्रिंग्स इट within reach of a much larger class of incomes than before, the demand is often increased in a greater ratio than the fall of prices. इसको हम इनकम और प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं. एंड अ लार्जर सम ऑफ मनी इज ऑन द होल एक्सपेंडेड ऑन द आर्टिकल. ठीक है. तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी अगर तो आपको पता होगा इसको इनकम और प्राइस इफेक्ट कहते हैं कि जिस तरह ये डिमांड कर्व की शेप है उससे डिटरमिन होगा कि वो इलास्टिक है इन इलास्टिक है. यानी कि अगर प्राइस ड्रॉप होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉप इन प्राइस से ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी. अब आप यहां पे देखें ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, प्राइस थोड़ी सी भी ड्रॉप हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड विल गोज टू इंफिनिटी. ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस जहां मर्जी चली जाए क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये हाईली इलास्टिक है, थोड़ी सी प्राइस गिरी मगर देखें प्राइस जो है वो इतनी सी गिरी है मगर ये देखें कि ये इतना ज्यादा बड़ा है. सो ओवरऑल जो एरिया है इसके मुकाबले में वो ज्यादा होगा. ये एरिया ड्रॉप हुआ, ये एरिया बढ़ गया. तो जब कर्व जो यूं फ्लैट होता है तो हम कहते हैं कि कर्व हाईली इलास्टिक है. और उलट ये है कि जब कर्व थोड़ा सा यूं ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि ये इन इलास्टिक है. जब इस तरह होता है कर्व हम कहते हैं इन इलास्टिक. क्यों? देखें ये सारा लॉस्ट है, ये पूरा एरिया जो है लॉस्ट है प्राइस के गिरने के नतीजे में, और ये छोटा सा एरिया उसने गेन किया तो लिहाजा उसको ओवरऑल लॉस हुआ है. और आखिर में ये कि यूनिट इलास्टिक भी हम कह सकते हैं. अब बाय द वे इस कर्व पे भी कहीं ना कहीं यूनिट इलास्टिक बीच में आती है मगर यूनिट इलास्टिक कर्व इस तरह करके कर्व. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मेरे से ऐसी चीज मांग रहे हैं जिसकी डिमांड हाईली इन इलास्टिक है, जो आपको चाहिए, मिसाल के तौर पर ऑयल, मिसाल के तौर पर गैस. अब ऑयल और गैस जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी डिमांड क्या है? हाईली इन इलास्टिक. क्यों इन इलास्टिक है? क्योंकि थोड़ा सा आप कम नहीं, तेल अगर महंगा हो जाए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, आपकी कंजम्पशन नहीं कम होती, आप दूसरी चीजों की कंजम्पशन कम कर देंगे मगर काम पे तो जाना ही जाना है, ट्रांसपोर्ट तो करनी है, बिजली तो चलनी है, काम तो करना है, तो वो आप ज्यादा पे कर देंगे उसके लिए, थोड़ा सा कम करेंगे मगर फिर भी वो हाईली इनइलास्टिक चीजें हैं. तो रिजल्ट क्या होगा कि ऑयल प्राइसेस जब बढ़ेंगी यू विल जस्ट पे मोर. मगर हो सकता है कि अगर फोन की कीमत, कोई लग्जरी फोन या लग्जरी आइटम, कोई ब्रेसलेट, कोई डॉग फूड की कीमत बहुत बढ़ जाए तो आप ये कहें यार मैं लोकल डॉग फूड खरीद लूंगा, खैर है मैंने इंपोर्टेड नहीं खरीदना. सो countries that are mainly importing things that are highly inelastic, they're facing highly inelastic demand curves. उनका मसला ये बन जाता है कि उन्होंने मंगवानी ही मंगवानी. तो फर्ज करें मैं आपको एक चीज बेच रहा हूं और आपकी डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट इज हाईली इनइलास्टिक एंड माय डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट इज हाईली इलास्टिक. तो क्या है, अब हमारा आपस का मुकाबला अनइवन हो गया है कि आपने तो खरीदनी है मेरे से वो चीज
मेरी मर्जी, मैं खरीदूं यहाँ खरीदूं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मैं अपने फेवर में मूव कर सकता। सेकंड बात आ, एक तो होगी हाई डिमांड, दूसरी होगी नेचर ऑफ द डिमांड। कौन सी, किसकी डिमांड इन इलास्टिक है, किसकी डिमांड इलास्टिक है। तो नतीजा क्या हुआ, द वैल्यूज एट विच अ कंट्री एक्सचेंजेस इज its produce with foreign countries depends, therefore, he says, on two things. First, on the amount and extensibility of the demand for its commodities compared with this demand for theirs. तो पहली बात होगी कि आप कितना डिमांड कर रहे हैं मेरी चीज और मैं कितना डिमांड कर रहा हूं आपकी चीज। दूसरी बात, on the capital which it has to spare from the production of domestic commodities for its own consumption. अब फर्ज करें कि आपकी डिमांड बहुत हाई है मेरी चीजों के लिए, अब मेरे पास एक कैपिटल है जो मैं निकाल के प्रोड्यूस कर सकूं वो चीज जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन। The more the foreign demand for its commodities exceeds its demand for foreign commodities, and the less capital it can spare to produce for foreign markets compared with what foreigners spares to produce for its markets, the more favorable to it will be the terms of interchange. That is, the more it will obtain of foreign commodities in return for a given quantity of its own. So who wins in this international battle? Countries whose exports are in high demand and who require few imports. पहली बात। दूसरी बात, countries with the most efficient labor imports or less cost, they will win, जिनकी productivity of labor high. The richest countries gain the least on each individual article maybe, but their aggregate gains are greater because of the volume of trade. ठीक है, तो हो सकता है कि मैंने अपनी प्राइसेस जो है बहुत थोड़ी सी बढ़ाई है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई पर आइटम, मगर मेरा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इतना है कि ओवरऑल मेरा मुनाफा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर मैं पढ़ी। So that finishes the section on international demand and reciprocal demand, which is kind of the more technical side of his thing. तो एक तो दिलचस्प बात, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि बॉस, वी आर गोइंग टू रीच अ स्टेशनरी स्टेट। व्हाट इज अ स्टेशनरी स्टेट? कहता है इंक्रीज इन वेल्थ इज नॉट बाउंडलेस। एक वक्त आएगा कि अब मजीद दौलत नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकेगी। एक लिमिट टू कैपिटल है, एक लिमिट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एट द एंड ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एक स्टेशनरी स्टेट बनेगा, और ऑलरेडी जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं दे आर ऑलमोस्ट रीचिंग दिस स्टेज कि जहां पे ये स्टेशनरी हो जाए, जहां पे ग्रोथ नहीं हो, नो ग्रोथ। जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ग्रोथ खत्म होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। कहता है इट इज ओनली इन द बैकवर्ड कंट्रीज, ये पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ऑफ द वर्ल्ड, दैट इंक्रीज प्रोडक्शन इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। हमारे लिए इंक्रीज प्रोडक्शन इतनी अहमियत नहीं रखती क्योंकि हमने प्रोडक्शन वैसे इतनी इंक्रीज कर ली है। In those most advanced and what is economically needed is a better distribution, of which one indispensable means is a stricter restraint on population. हमें जिन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, यानी कि इंग्लैंड को, वो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ठीक करें, और ठीक करने का तरीका ये है कि किसी तरह पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करें। कहता है बेस्ट स्टेट फॉर ह्यूमन नेचर इज दैट इन विच while one is poor no one desires to be richer nor has any reason to fear being thrust back by the efforts of others to push themselves forward. यानी कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी ना हो, बिल्कुल लोग गरीब ना हो। In fact, a well paid and affluent body of laborers, no enormous fortunes except what were earned and accumulated during a single lifetime. That's enough. इतना फॉर्चून होना चाहिए जितना आपने अपनी एक जिंदगी में कमा लिया है, इससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी हैं, ये भी बड़ी बुरी चीज है, ये भी खत्म होनी चाहिए। एक एफ्लुएंट वर्किंग क्लास होनी चाहिए। दिस इज द आइडियल सोसाइटी, ही सेइंग। सो कहता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस प्रोडक्शन? कहता है इतनी पैदावार करी जा रहे हो, इसका कोई फायदा हो रहा है? कहता है nor is there much satisfaction in contemplating the world with nothing left to the spontaneous activity of nature. सारी कुदरत आपने खत्म कर देनी है, कुदरत की खूबसूरती तबाह और बर्बाद कर देनी है। With every rood of land brought into cultivation which is capable of growing food for human beings, every flowery waste or natural pasture plowed up, all quadrupeds of birds which are not domesticated for man's use exterminated as his rivals for food, every hedge row or superfluous tree rooted out, and scarcely a place left where a wild shrub or flower could grow without being eradicated as a weed in the name of improved agriculture. ऐसी सोसाइटी बनाने का कोई फायदा नहीं। मेल थोड़ा एनवायरमेंटलिस्ट भी हो गया, इसलिए मैंने एनवायरमेंटलिस्ट की तस्वीर लगा दी। डोंट बी अ फॉसल फूल, ही सेइंग। फॉसल फ्यूल होता है ना वगैरह, डोंट बी अ फॉसल फूल। पूरी दुनिया तबाह कर दें आप ग्रोथ की खातिर, और कुछ बचे ही ना जहां पे आप सांस भी ले सकें, जिस तरह लाहौर शहर आज स्मॉग के नतीजे में हो चुका है। का कोई फायदा, इस ग्रोथ का क्या फायदा है जिसमें आप सांस ही नहीं ले सकते? वो अखबार में लिखा हुआ था कि लाहौर की एयर पॉइजनस है। पॉइजनस, दैट्स द वर्ड दे यूज। लो देख लो, इस ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो अपने आप को पॉइजन ही कर रही। मिल कहता है इस स्टेशनरी स्टेट में जब आप ये सारी वेल्थ वगैरह कर ली और डिस्ट्रीब्यूशन पे गौर करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी उस सेंस में कि ह्यूमन ग्रोथ नहीं होगी। ह्यूमन ग्रोथ होगी, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ, हम वेल्थ की ग्रोथ हम खत्म करेंगे,
मगर मेंटल फैकल्टीज और कल्चर और बाकी चीजों की ग्रोथ होगी. There would be as much scope as ever for all kinds of mental culture and moral and social progress, as much room for improving the art of living, and much more likelihood of its being improved when mind cease to be engrossed by the art of getting on. तो अगर इस चीज से ऑब्सेशन आपकी निकले कि भाई पैसे बनाने, ग्रोथ करनी, तो एक्चुअली आप सोचना शुरू करेंगे कि उस ग्रोथ के साथ करना क्या है. अच्छी जिंदगी के लिए ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ फॉर ग्रोथ से इसका तो कोई फायदा नहीं है. और यही कैपिटलिज्म जो है आपको इस चीज में फंसा देता है कि बस हर वक्त ग्रोथ विदाउट एवर रियलाइजिंग कि भी उस ग्रोथ, उस वेल्थ को फिर इस्तेमाल कैसे करना है टू मेक योरसेल्फ, टू गिव योरसेल्फ अ बेटर लाइफ एज अ सोसाइटी एंड ऑल्सो इंडिविजुअली. तो मिल कहता है कि भाई अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ना मसले हल करे, गवर्नमेंट मसले हल करे, और इस पर बड़ी डिबेट हुई है. एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ हुकूमत टेक ओवर कर ले, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं हुकूमत कुछ भी ना टेक ओवर करे. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले को जरा क्लैरिफाई करूं. सेज जॉन स्टुअर्ट मिल, कहता है देखो यार, दो किस्म की इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की. एक को वो कहता है अथॉरिटेटिव इंटरवेंशन, और उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो फ्री एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स को खत्म कर देती, तबाह बर्बाद कर देती है उनकी फ्री ग्रोथ को. और दूसरा एक नॉन अथॉरिटेटिव किस्म की है, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना वो ये कोशिश करती है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिले, आपको वो सारी एजुकेशन मिले, आपको सारी एडवाइस मिले, जिसमें आप जो है बेहतर अपने खुद फैसले कर सकें. फैसले आपने करने, हुकूमत ने आपके बिहाफ पे नहीं करने. कहते हैं ये जो दूसरी वाली है ना, ये अच्छी चीज है. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ऑल द एडवाइस एक्सेट्रा, so that you can take the best decision for yourself, but the decision should be yours. Human agency नहीं खत्म करनी चाहिए. So human life, he says, should be a reserved territory. There is a part of your life, my friends, of every person who has come to years of discretion, within which the individuality of that person ought to reign uncontrolled, either by any other individual or by the public collective. या आपने दूसरे कोर्स में पढ़ा होगा, called the tyranny of the majority. वो यही कह रहा है कि भाई कुछ चीजें हैं जो फर्द पर छोड़ देनी चाहिए. ना मुझे हक होना चाहिए कि मैं आपको फोर्स करूं, ना रियासत को, ना चर्च को, ना किसी और को, ना मेजॉरिटी को भी ये राइट होना चाहिए. वो आपका फैसला है. दैट इज योर प्राइवेट डिसीजन, दैट इज योर individual decision, and we need to build a society that can respect that. The province of human life should be a reserved territory and ought to include all that part which concerns only the life, whether inward or outward, of the individual, and does not affect the interests of others or affects them only through the moral influence of example. इसमें वो ये कह रहा है, ये हार्म प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है. इसमें वो ये कह रहा है कि भाई जिस भी चीज के नतीजे में आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसमें आप टोटली इख्तियार रखते हैं, और यह आपको रखना चाहिए कि आप अपना फैसला खुद करें. ना हुकूमत करे, ना चर्च करे, ना कोई दूसरा करे, ना माँ प्यो करें, ना बच्चे करें, कोई भी ना करें, आप खुद फैसला करें. सिर्फ ये है कि हो सकता है आपका मॉरल एग्जाम्पल के नतीजे में आप कहें यार मैं भी यही करता हूं, मैं इसने व्हाइट कोट पहना है, कितना हैंडसम लग रहा है, मैं भी व्हाइट कोट पहन लेता हूं. ये फाइन, दिस इज ऑल राइट. आप डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में, ये भी ठीक है. कोर्स नहीं कर सकते. हाँ, मगर आपके किसी अमल के नतीजे में इसको नुकसान हो, किसी और को नुकसान हो, वो नहीं अलाउ हो सकता. उस पर गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है और आपको रोक सकती है. कहता है टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग व्हाट वन इज इंक्लाइंड टू और फ्रॉम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वन्स ओन जजमेंट ऑफ व्हाट इज डिजायरेबल. अगर आप किसी को रोक देते हैं, वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करना चाह रहा है, अपने अख्तियार खुद इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने ऊपर, तो कहता है इज नॉट ओनली ऑलवेज irksome but always tends pro tanto to starve the development of some portion of the bodily or mental faculties, either sensitive or active, and unless the conscience of the individual goes freely with the legal restraint, it partakes either in a great or in a small degree of the degradation of slavery. ये एक किस्म की गुलामी है कि आप खुद फैसला किसी को करने नहीं देते. मिसाल तौर पे हम जो देसी माँ प्यो के बच्चे हैं, हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हम बड़े भी हो जाते हैं मगर सारे फैसले हमारे जो होते हैं वो हमारे माँ प्यो ही करते हैं, इंक्लूडिंग करियर कौन सा आपने करना है, इंक्लूडिंग शादी किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी, कब करनी, कैसे करनी, क्यों करनी है, इंक्लूडिंग बच्चे कितने पैदा करने नहीं करने वगैरह वगैरह. सारे फैसले करियर से लेकर सारे फैसले जो हैं देसी माँ बाप जो है वो कहते हैं हम आपके बिहाफ पे करेंगे. आप कहें अबू मैं 18 साल का अब हो गया हूँ, अब मैं खुद, अबू से तो नहीं खरी कॉन्वर्सेशन होगी, प्रॉब्लम अम्मी से होगी, बट बहरहाल अब मैं खुद फैसला कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी शर्ट पहननी. मगर अम्मी ने कहा नहीं, हाँ तुम 18 साल के हो गए, ऐसे बात की तो मैं सीधा कर दूंगी ये वाली शर्ट पहनो बस. आप कहें ठीक है अभी. तो आई एम एग्जैजरेटिंग ऑब्वियसली जस्ट टू मेक अ जोक, बट यू गेट द पिक्चर
कि मिल सेज कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें खुद ऑटोनॉमी होनी चाहिए ओवर आवर ओन डिसीजन. So government should basically do nothing more than give us the means to fulfill our dreams. When a government provides means for fulfilling a certain end, leaving individuals free to avail themselves of different means, if in their opinion preferable, there is no infringement of liberty, no irksome or degrading restraint. Bas, that's the job of government, is to just empower you, facilitate you to take the best decisions that you want to take with respect to your life. Decisions are yours. So, कुछ लोग ऑब्जेक्ट ये करते हैं, कहते हैं सर अगर गवर्नमेंट जो है और रियासत जो है, ये कोई सोशलिस्ट टाइप लोग होंगे, अगर गवर्नमेंट और रियासत है ही अवाम की, तो फिर तो अवाम अपने ऊपर ही ऑथरशिप कर रहा है ना, तो फिर क्या मसला है? इट वुड ओनली बी द नेशन सॉर्ट ऑफ डायरेक्टिंग इटसेल्फ. व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? कहता नहीं, तब भी प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम है द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, कि अक्सरियत को ये फैसला भी, अक्सरियत को भी ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हमारे बिहाफ पे फैसले करें कि क्या करना है क्या नहीं. There never was more necessity for surrounding individual independence of thought, speech, and conduct with the most powerful defenses in order to maintain that originality of mind and individuality of character, which are the only source of any real progress and of most of the qualities which make the human race much superior to any herd of animals. यानी ये जो individuality है, ये जो आपका अपना इख्तियार है, ये इसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. इसके बगैर सोसाइटी ग्रो नहीं करती, डेवलप नहीं करती. तो इसको जेलसली सेफगार्ड करने की जरूरत है. एक ऐसी सोसाइटी को जो लिबर्टी चाहती है और इसी से वो ग्रो भी करती है, इसी से डेवलप करती है, इसी से उसका माइंड डेवलप करता है. अब कुछ लोग ये कहते हैं सर गवर्नमेंट तो वैसे ही बड़ी बैडली ऑर्गेनाइज्ड है, कोई काम नहीं कर सकती, ओवरबर्डन्ड है, इतना डिवीजन ऑफ लेबर. कहता है ये इतनी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. गवर्नमेंट जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कुछ उसूलों कवानीन भी बताता है, जिस तरह डिवीजन ऑफ लेबर करें, अथॉरिटी को इस तरह करें, डेलीगेट करें काम को, ये करें वो करें. अगर गवर्नमेंट ये कर ले तो मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ये काम एफिशिएंटली कर सकती है. ये नहीं मैं कह रहा कि एफिशिएंटली नहीं कर सकती, मगर मसला क्या है कि गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, ओनली आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी. कहता है पीपल अंडरस्टैंड देयर ओन बिजनेस एंड देयर ओन इंटरेस्ट बेटर एंड केयर फॉर देम मोर देन द गवर्नमेंट डज और कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू. आपको अपनी ज्यादा परवाह है, हुकूमत को आपकी ज्यादा परवाह, तो आप अपने हवाले से बेहतर फैसले कर सकते हैं. All the facilities which a government enjoys of access to information, all the means which it possesses of remunerating and therefore of commanding the best available talent in the market are not an equivalent of the one great disadvantage of an inferior interest in the result. आप क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड है तो आप चाहते हैं रिजल्ट वही निकले जो आप चाहते हैं. गवर्नमेंट जो है उसको क्या गर्ज कि आपको वो रिजल्ट मिले या ना मिले जो आप चाहते हैं. ठीक है, उसने शायद एग्रीगेट डेटा में देख लेना चीजों को, बस दैट्स अबाउट इट. But it's not an interested party in the sense कि उसको बजाते खुद कोई फर्क नहीं पड़ता whether you achieve your goals or not. उसको नहीं फर्क पड़ता. So that's why those goals have to be yours. Even if a government was superior in intelligence and knowledge to any single individual in the nation, it must be inferior to all the individuals of the nation taken together. Third argument ये है कि अगर हुकूमत जो है ना आपसे ज्यादा अक्लमंद होगी क्योंकि उसने बंदे इकट्ठे किए, मगर पूरी सोसाइटी से ज्यादा अक्लमंद तो नहीं हो. ठीक है, सोसाइटी के पास इतना टैलेंट है जितना गवर्नमेंट के पास, ठीक है, बेस्ट ब्रेन्स भी इकट्ठी कर ले तो नहीं होगा. और आखिर में ये कि गवर्नमेंट अगर फैसला कर ले कि ये बेस्ट तरीका है और शायद वो बेस्ट तरीका हो भी, तो गवर्नमेंट ने एक ही तरीका फिर इख्तियार करना है, उस पर चलते रहना है. तो जो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे. क्योंकि अगर हम ये कहें कि आप ये काम करें तो आप मुख्तलिफ तरह से करेंगे, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, आप ठीक कर लेंगे, आप बहुत कामयाब होंगे, आप सुपर कामयाब हो जाएंगे. मगर ये जो डाइवर्सिटी है इसमें से नए आइडियाज जनरेट होंगे. कंपटीशन क्रिएट्स आइडियाज. तो गवर्नमेंट जो है इस वजह से ठीक नहीं है. तो आखिर में वो ये कहता है कीप काम एंड डू इट योरसेल्फ. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. वो कहता है पीपल amongst whom there is no habit of spontaneous action for a collective interest, who look habitually to their government to command or prompt them in all matters of joint concern, who expect to have everything done for them except what can be made an affair of mere habit and routine, have their faculties only half developed. Their education is defective in one of its most important branches. हर चीज के लिए हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, गवर्नमेंट आगे करेगी तो फिर बात बनेगी, वरना मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी, हुकूमत करेगी तो कुछ होगा, बासी की करिए. ऐसी अगर पब्लिक होगी तो फिर जाहिर बात है वो नहीं करेगी. अगर पब्लिक को ये पहले ही पता है कि हमने खुद करना है जो हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट की चीजें हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की चीजें हैं, तो फिर वो इंतजार नहीं करेगी कि गवर्नमेंट कर रही कि नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी. So do it yourself is also a process of self-education and self-actualization and agency, and it makes you an active citizen, which is what he wants you to be. फिर वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट को आप इतनी पावर देंगे तो डिस्पोटिक हो जाएगी. There cannot be a combination of circumstances more dangerous
to human welfare than that in which intelligence and talent are maintained at a high standard within a governing corporation but starved and discouraged outside the pale. गवर्नमेंट सब कुछ मोनोपोलाइज कर लेगी बेस्ट ब्रेन्स को, और बाकी जो है ना पब्लिक के अंदर बस वो अपने पास महफूज रख लेगी और उनसे वही काम कराएगी जो वो करवाना चाहते हैं, और बाकी जो है ना पब्लिक के अंदर और जो प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हैं उसके अंदर बेस्ट ब्रेन्स बचेंगे इनकी कोई, तो ये भी कोई अच्छा अमल नहीं होगा. इट विल मेक द पीपल इनटू शीपल बन जाएंगे आप. द ओनली सिक्योरिटी अगेंस्ट पॉलिटिकल स्लेवरी इज द चेक मेंटेन्ड ओवर गवर्नर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस. जब अक्लमंद लोग हर जगह इधर उधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी प्राइवेट पब्लिक ये वो फैले हुए होंगे तो फिर गवर्नमेंट परेशान रहेगी, बिकॉज पब्लिक स्पिरिट अमंग्स द गवर्नमेंट जो है ना वो कायम रहेगी. अगर वो सारे अक्लमंद लोगों को अपने पास रख ले और ट्रेड यूनियन के अंदर उस किस्म के लोग ना हो और सिविल सोसाइटी में ना हो जो चैलेंज करें हर वक्त गवर्नमेंट को, तो फिर वो कहता है एक किस्म की टिरनी बन जाएगी. सो व्हेन द पीपल मैनेज देयर ओन अफेयर्स दे विल रेजिस्ट टिरनी इज बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से. तो लिहाजा ही कंक्लूड्स फाइनली कि भाई लेजे फेयर सबसे ठीक चीज है और एनी डिपार्चर फ्रॉम लेजे फेयर इज एंड ही सेज कोट अनकोट इविल. लेजे फेयर होना चाहिए. और ये सारी आर्ग्यूमेंट्स आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से भी सुन चुके होंगे और कई और न्यू लिबरल से भी सुन चुके होंगे. दिलचस्प बात इनके बारे में है, मैं बड़ी तेज बात कर रहा हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट, मगर दिलचस्प बात इनके बारे में ये है कि ये हूबहू वही आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आज से कितने साल पहले से चल रही हैं. ये 1848 में लिखी हुई किताब है और यानी कि 170 सालों से ये आर्ग्यूमेंट्स तकरीबन चेंज नहीं हुई. दिस इज मिल की आर्ग्यूमेंट्स आज भी हमें इतनी फ्रीक्वेंटली मिलती हैं. इट शोज यू कि उसकी राइटिंग का इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड पर कितना ह्यूज इन्फ्लुएंस है. हाँ, मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं. जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है क्या बायर हमेशा इज ही क्वालिफाइड टू रियली टेक बेस्ट डिसीजन? कहते नहीं. पहली बात तो ये एजुकेशन के मामले में ये लेजे फेयरिज्म नहीं चलता. एजुकेशन में नहीं चलता. आपको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप अपना फैसला करें. मेरी एजेंसी किधर गई? नो एजेंसी, इधर बैठो और काम करो. क्यों? कहता दी अनकल्टिवेटेड कैन नॉट बी कॉम्पिटेंट जजेस ऑफ कल्टिवेशन. जब आपको पता ही नहीं एजुकेशन है क्या, तो आप कैसे फैसला करेंगे कि एजुकेशन क्या है और क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए? आप नहीं फैसला कर पाएंगे बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज. यू हैव येट टू बी एजुकेटेड. हाउ कैन यू टेक डिसीजंस अबाउट एजुकेशन व्हेन यू डोंट when you are not educated yourself? So you have to be guided. That's the whole purpose of it. Education, therefore, is one of those things which it is admissible in principle that a government should provide for the people. इसमें लेजे फेयर नहीं चलेगा, मगर इसमें भी वो ये कहता है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे एजुकेशन सबको, मगर दूसरों को मना भी ना करे कि वो प्राइवेट एजुकेशन या स्कूल वगैरह कायम कर सके. क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि हो सकता है कि वो ठीक नहीं कर रहे, हो सकता है वो ठीक कर रहे हैं, हो सकता है वो सही करें गलत करें, मगर अगर गवर्नमेंट टोटली मोनोपोलाइज कर ले एजुकेशन को, उसको जाहिर बात है उसको प्रोवाइड करना ही है, मगर टोटली अगर मोनोपोलाइज कर ले तो फिर तो वो टिरनी बन जाएगी. कोई सेंटर ऑफ पावर नहीं रहेगा जो उसको चैलेंज कर सकेगा. जो एक कंपटीशन के नतीजे में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो भी खत्म हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइवेट एजुकेशन भी कायम रहनी चाहिए, मगर गवर्नमेंट शुड टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग facilities for anybody who wants to be educated without forcing anybody कि आप यहाँ पे आओ और ये करो. फिर वो ये कहता है कि हाँ, वो लोग जो पागल हैं, जो इडियट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो भी फैसला नहीं कर सकते, अपने दुरुस्त फैसले नहीं कर सकते. यहाँ पे भी लेजे फेयर नहीं चल सकता. अगर बच्चे को फोर्स करना पड़ता है, पेरेंट्स मना कर सकते हैं कि भाई उधर उंगली नहीं डालनी, करंट लगेगा, और यू कैन फोर्स द चाइल्ड नॉट टू डू दैट बिकॉज चाइल्ड इज अभी इनकॉम्पिटेंट टू रियली, अभी उसकी मेंटल फैकल्टीज इतनी है नहीं कि वो समझ सके, वो he'll hurt himself or she'll hurt himself. और दूसरा ये कि स्टेट ऑल्सो हैज टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, क्योंकि कई दफा माँ प्यो जो अपने बच्चों को बेच देते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, अब्यूज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सब कुछ भी होता है. तो स्टेट ऑल्सो हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन. So for those who are incapable of making a mature judgment, the foundation for laissez-faire principle breaks down entirely. ठीक है? Children have to also be protected. Freedom of contract in the case of children is but another word for freedom of coercion. अगर कोई ये कहे कि मैंने बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कहता है रबिश. ये कोई फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के साथ नहीं आप कर सकते. बच्चे ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इट्स नल एंड वॉइड. ही इज बिफोर द एज ऑफ कंसेंट. और ऑब्वियसली आप जानते हैं स्टैट्यूटरी रेप भी यही कहता है कि अगर एक बच्चा या बच्ची जो एक उम्र से कम है वो अपनी कंसेंट दे भी तो फिर भी वो रेप. क्यों? क्योंकि दे आर बिलो द एज ऑफ कंसेंट. ठीक है? तो इस वजह से लेजे फेयर सिस्टम यहां नहीं चलेगा. इस पे फिर वो क्रूअल्टी टू एनिमल्स भी शामिल करता है कि हाँ यार, गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट क्रूअल्टी टू एनिमल्स. ये भी बड़ी बुरी बात. फिर औरतों के हवाले से आपको पता है बहुत ही
मिलिटेंट तरीके से वो जो मर्द औरतों को पीटते थे उनके खिलाफ बहुत उसने लिखा। तो कहता है व्हेन द लॉ मेक्स एवरीथिंग व्हिच द वाइफ एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, है जब कानून ही उस सब चीजें जो एक बीवी ने कमाई है या लेके आई अपने साथ, वो सारी चीजें वो हस्बैंड को पकड़ा दे, while by compelling her to live with him it forces her to submit to almost any amount of moral and even physical tyranny which he may choose to inflict. There is some ground for regarding every act done by her as done under coercion, but it is the great error of reformers and philanthropists in our time to nibble at the consequences of unjust power instead of redressing the injustices itself. सारी जो कुव्वत है एक खातून से वो छीन ली आपने उससे प्रॉपर्टी छीन ली, उसकी अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस छीन ली, उससे ये राइट छीन लिया कि वो रहना चाहती है उसके साथ, नहीं रहना चाहती, तलाक ले सकती नहीं ले सकती, शादी उसने अपनी मर्जी से की है नहीं की, एक दफा उसकी शादी हो जाती 17-18 साल पे, उसके बाद तलाक भी नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी भी सारा खावन के पास, फिर उसके बाद वो जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है उसके, और वो करता है। वो कह रहा है ये दिस हैज टू चेंज। अगर ये कानून चेंज हो और औरत को एम्पावर किया जाए तो फिर औरत के खिलाफ जो अब्यूज होती तब जाके खत्म होगी। अदरवाइज लोग कहते हैं हाँ अब्यूज नहीं होनी चाहिए, अब्यूज नहीं होनी चाहिए, मगर औरत से सारी पावर आप जब छीन लेंगे तो फिर तो अब्यूज बिकम्स इनएविटेबल। तो यू आर जस्ट निबलिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनजस्ट पावर, यू आर नॉट एक्चुअली एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ व्हाई वुमेन आर अप्रेस्ड। एक और मामला ये है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन परपेचुइटी पे भी लेजे फेयर नहीं चल सकती और हुकूमत हैज टू इंटरवीन। कहता है व्हेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए भाई, when persons have bound themselves by a contract not simply to do some one thing but to continue doing something forever for a prolonged period, जिसको हम कहते हैं contracts in perpetuity, without any power of revoking the engagement, the presumption which their perseverance in that course of conduct would otherwise raise in favor of its being advantageous to them does not exist, and any such presumption which can be grounded on their having voluntarily entered into the contract perhaps at an early age and without any real knowledge of what they undertook is commonly next to null। यानी कि अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है ना, जो कि यंग उम्र में आप इन परपेचुइटी साइन करवा लेते, तो हुकूमत जो है टोटली उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। क्यों? क्योंकि वो इतने इन द फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपसे लिखवा लिया उन्होंने कि एक्चुअली यू डोंट हैव द मीन्स फॉर एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट 20-30 years into the future, and hence any contract that you make that is in perpetuity should be declared null and void. By the way, मेरे साथ एक दो दफा ऐसे हुआ कि मैंने अपना म्यूजिक जो प्रोड्यूस किया लाल का, तो किसी ने कहा हाँ ये इन परपेचुइटी हमें दे दो। मैं कहा भाईजान फारे पासे हो जाओ, नहीं देना, इन परपेचुइटी नहीं देना, 5 साल के लिए ले लो, 10 साल के लिए ले लो, 20 साल के लिए ले लो, मगर परपेचुइटी में मैं नहीं दूंगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें भी गवर्नमेंट इंटरवीन करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, और खास तौर पर वो ये कहता है गवर्नमेंट शुड ग्रांट देम रिलीज फ्रॉम इट on a sufficient case being made out before an impartial authority। जाहिर बात है कि आप कोर्ट जाएंगे और कहेंगे सर जी जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे नहीं पता था ये होने वाला है मेरे साथ, मुझे उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं बहुत जवान था, मैं क्या करता। These considerations are eminently applicable to marriage, the most important of all cases of engagement for life। कि आपने शादी कर ली 16 साल की उम्र में, आपको क्या पता था कि बंदा जो है वो तो ड्रिंक भी करेगा और घर आके थप्पड़ भी मारेगा और गुस्सा भी करेगा और बच्चों को भी मारेगा, क्या पता था। अब आपने हक तलाक ही छीन लिया औरत से, वो तलाक ही नहीं ले सकती, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर बात है। शी शुड हैव द राइट टू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम एन अब्यूसिव मैरिज। आखिर में वो ये कहता है जॉइंट स्टॉक एसोसिएशंस भी डिजास्टर हैं लोगों, हालांकि खुद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता रहा मेरा ख्याल है 20-25 साल शायद। तो कहता है ये जो डेलीगेटेड एजेंसी होती है ना, ये इसका बड़ा मसला, ये टोटली इनएफिशिएंट होती है। और हाँ ये हम सीईओ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम किसी बंदे को सीईओ बना देते हैं, मगर वो टोटली मिसमैनेज करता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कभी भी स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं वो कभी भी सीईओ को इनकॉम्पिटेंस की बुनियाद पे चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि बिल्कुल ही कंपनी डूब नहीं जाती वो सीईओ नहीं चेंज करते। तो दैट्स हाउ थिंग्स प्रीटी मच रन। तो बेहतर है जॉइंट स्टॉक कंपनी से बेहतर है कि ये गवर्नमेंट को ही दे दो काम। कहता है गवर्नमेंट फिर भी बेहतर कर लेगी फ्रॉम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो ये भी एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन वो ये कहता है यूटिलिटीज, कहता है कि गैस बिजली पानी गैस वगैरह की चीजें जो हैं इस पे भी बड़ी लोग कहते हैं जी हम बड़ा कंपटीशन कर रहे हैं, हम एक वाटर कंपनी हम दूसरी वाटर कंपनी। आजकल डिस्कोस पे ये बात हो रही है कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दो, वो compete करेंगे एज पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स। कहते हैं नॉनसेंस, कोई रियल कंपटीशन नहीं होगा इनके दरमियान, ना कोई होता है। ये बेसिकली सारी एक किस्म की नेचुरल मोनोपोलीज हैं, इनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं होता। बेसिकली इसको गवर्नमेंट या तो रेगुलेट करे या खुद करे, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। यहाँ पे भी लेजे फेयर नहीं चलेगा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करे अगर लोकल मामला है,
या फिर नेशनल गवर्नमेंट करे अगर नेशनल मामला है, जो भी है, मगर गवर्नमेंट हैज टू रेगुलेट इट और टेक इट इनटू इट्स ओन ग्रिप। उसके बाद ये कि कंडीशंस ऑफ लेबर पे भी गवर्नमेंट हैज टू लेजिस्लेट। मिसाल के तौर पे कुछ लोग वर्कर्स ये चाहते हैं कि वर्किंग डे जो है, दिहाड़ी जो है 8 घंटे से लंबी ना हो। आपको पता है मे डे के हवाले से उस पर बहुत बड़ी फिर बाद में शिकागो में स्ट्राइक भी होती है। ये तो 1848 में लिख रहा है, 1880s में बहुत बड़ी, 1886 में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई कि 8 घंटे दिहाड़ी होनी चाहिए। कहते हैं अब मसला ये है कि अगर वर्कर सारे कहें ना कि 8 घंटे, आप सारे कहें 8 घंटे दिहाड़ी होनी चाहिए, मगर ये बंदा जो है ना ये कहे कि मैं तो 9 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो जो कैपिटलिस्ट है वो उसको काम दे देगा, ये बेटर ऑफ हो जाएगा। आप सारे जो है ठुठू पकड़ के आपको काम ही नहीं मिलेगा, फिर आप भी मजबूर होंगे कि अच्छा फिर हम भी 9 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, 10 घंटे काम करने के लिए तैयार। सो व्हाट हैज टू हैपन इन दिस केस इज दैट द गवर्नमेंट हैज टू लेजिस्लेट। गवर्नमेंट हैज टू से हाँ 8 घंटे दिहाड़ी है, दैट इज व्हाट हैज बीन एग्रीड, उससे आगे काम नहीं करना। तो इस केस में भी गवर्नमेंट हैज टू, लेजे फेयर नहीं चलेगा, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। कहता है क्लासेस ऑफ पर्संस में नीड द असिस्टेंस ऑफ लॉ टू गिव इफेक्ट टू देयर डेलिबरेट collective opinion of their own interest by affording to every individual a guarantee that his competitors will pursue the same course without which he cannot safely adopt himself. ये चीज environmental law पे भी applicable कि government has to intervene because the polluter will always benefit from the person who is staying within the environmental code. आप environmental code में रह रहे हैं तो आपकी cost बढ़ गई है। अब capitalist जो है वो जो environmentally safe production कर रहा है वो cost बढ़ा रहा है अपनी, तो ये कभी भी नहीं होगा। मार्केट कभी ये अलाउ नहीं करेगी। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करेगी जो सस्ता प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो गंदगी भी फैलाए। सो गवर्नमेंट हैज टू मेक द लॉ एंड से नो यू कैन नॉट डू दैट। इसी को हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट भी कहते हैं कि क्लास ऑफ पीपल जब इफेक्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट हैज टू देन इंटरवीन एंड मेक दैट लॉ। फिर वो कहता है पब्लिक चैरिटी के केस में चैरिटी बड़ी अच्छी चीज है, होनी चाहिए, मगर इसमें 2 फ्लॉज हो सकते हैं कि हमने कोशिश ये करनी कि दी एनर्जी एंड सेल्फ डिपेंडेंस पैदा हो लोगों के अंदर। दे आर लायबल टू बी इम्पेयर्ड बाय द एब्सेंस ऑफ हेल्प एज वेल एज बाय द एक्सेस ऑफ हेल्प। किसी की बहुत ज्यादा मदद करते हैं तो उससे भी उसका इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। वो कहता है मैंने की लोड है, काम कर दी, मुझे खिलाते रहो, मुझे पिलाते रहो, मैं तो काम नहीं करूंगा। और अगर आप जो बंदा वाकई जरूरतमंद है उसको आप टाइमली अगर हेल्प नहीं करते तो वो तबाह हो जाएगा, मेंटली फिजिकली बिल्कुल वेस्ट वे हो जाएगा। तो वो उसको रिकवर करने के लिए उसको सहारा देना बहुत ही जरूरी है। कहता है ये जो प्राइवेट चैरिटी है ना ये बिल्कुल बेकार है इस मामले में। क्यों? क्योंकि कभी कभार वो बहुत ज्यादा दे देते हैं पैसे, किसी को बहुत कम दे देते हैं। ऊपर से प्राइवेट चैरिटी जो है वो अपने फेवरेट्स को पैसे देती है। मिसाल तौर पे वो ये कहती है कि जी मैं तो कैथोलिक चैरिटी हूँ, मैं कैथोलिक्स को दूंगी, मैं शिया चैरिटी हूँ, मैं शिया को, मैं ये फलानी चैरिटी हूँ, मैं फलानी को, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से, और वो झूठ भी बड़े बोलते हैं, वो कहता है दे आर मेंडिशियस, और वो इंक्विजिटर्स बन जाते हैं। तो ये काम हुकूमत का है, और हुकूमत इस तरह ना करे कि आपसे फिर आपका इंक्विजिटर बन जाए, हाँ जी क्यों आपने फलाना। अगर आप एबल बॉडीड हैं, जरूरतमंद है, दैट्स इट, आई डोंट नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग फर्दर, यू शुड हैव द राइट टू ईट, ही सेज। और फिर वो कहता है पब्लिक सर्विस में भी हाँ जो लोग 2+2=5 करते हैं मेरी तरह के, उनको भी सपोर्ट करने की बड़ी जरूरत है। कहता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो है इसमें लेजे फेयर नहीं चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नड क्लास में लेजे फेयर नहीं चलेगा, स्पेक्युलेटिव नॉलेज की कल्टिवेशन में लेजे फेयर सिस्टम मार्केट बहुत बेकार है। इसीलिए आपको फेलोशिप्स बनानी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसरशिप्स बनानी पड़ेंगी, टेन्योर्ड प्रोफेसर्स, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। इसमें मार्केट इकोनॉमी नहीं चलती। और आखिर में ये कहता है ये सब मामला जो हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए सच है, मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए अभी सच नहीं है। जो चीजें मैंने लिखी हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, कहता है हुकूमत को एक ज्यादा अहम किरदार अदा करना पड़ता। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर लेजे फेयर फिर भी चल जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर वो कह रहा है लेजे फेयर नहीं चलेगा। कहता है एट सम टाइम्स एंड प्लेसेस देयर विल बी नो रोड्स, डॉक्स, हार्बर्स, कैनाल्स, वर्क्स ऑफ इरिगेशन, हॉस्पिटल्स, schools, colleges, printing presses, unless the government establishes them. The public being either too poor to command the necessary resources or too little advanced in intelligence to appreciate the ends, or not sufficiently practiced in joint action to be capable of the means. This is true more or less of all countries inured to despotism, and particularly of those in which there is a very wide distance in civilization between the people and the government, as in those which have been conquered and are retained in subjection by a more energetic and more cultivated people, yani ki the British. In many parts of the world, the people can do nothing for themselves, which requires large means and combined actions. All such things are left undone unless done by the state. So state has to intervene in the case of these other countries, क्योंकि अभी level of civilization वहाँ पे इतना low है कि public खुद laissez-faire तरीके से अपने आप को organize
नहीं कर पाएगी, अस्पताल, स्कूल्स वगैरह, कनाल्स, ये चीजें, सड़कें नहीं बना पाएगी unless the government does it. He was of course using it in a certain sense to also justify British rule in India, which you can see very clearly. But it doesn't have to be just a justification for that. It can also just be to say where the level of civilization is very low, government can play an important role in bringing up the level of civilization, learning, education, culture, art, everything, so that the public then becomes capable of that kind of decision making, autonomous and autonomous and self-defining decision. Thank you. That's all for John Stuart Mill in 1 hour.